नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी है माँ और वृद्धाश्रम। आज सुबह सुबह ही सोनिया जोर जोर से चिल्ला रही थी कि सारा सारा दिन क्या तुम अपनी माँ के कमरे में ही घुसे रहोगे? अरे, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ। आखिर मुझे ब्याह के लाए हो तो कुछ मेरे प्रति भी जिम्मेदारी है कि नहीं? बस अपनी माँ से ही 24 घंटे चिपके रहोगे क्या? आशा जी बोली, अरे बहू, नाराज क्यों होती हो? मैं बीमार थी ना, बस इसीलिए नमित मेरे पास पूरी रात बैठा था, क्योंकि मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा था। पूरी रात तो नमित मेरे माथे पर ठंडी पट्टियां रखता रहा। सोनिया बोली, अरे माँ जी, आप तो हमारे बीच में ना ही बोलें तो अच्छा ही है सबके लिए। जब से ब्याह कर इस घर में आई हूँ, यही देख रही हूँ कि बस दिन भर बेटा 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 करती रहती हैं। मैं पूछती हूँ, जब ऐसा ही था तो ब्याह क्यों करने दिया आपने? और नमित मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तो मेरे प्रति भी तुम्हारा कुछ फर्ज है या नहीं? जब देखो माँ के पास ही चिपके रहते हो। मुझे यह सब पसंद नहीं। इससे पहले नमित कुछ कहता कि तभी सोनिया नाराज होकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। एक दिन आशा जी का बेटा नमित नाश्ते की प्लेट उठाते हुए कहता है, सोनिया, देखो ना, माँ कब से भूखी बैठी हैं। क्या मैं उन्हें एक कटोरी खीर खाने को दे दूं? गुस्से में लाल हुई सोनिया बोली, आपसे कितनी बार कहा है कि आप सासू माँ की फिक्र मत किया करो। अरे, एक कटोरी ही क्यों, पूरी पतीली ही सौंप दो ना उन्हें। आखिर क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? मैंने उस बुढ़िया के लिए थोड़े ना ये मेवे की खीर बनाई है। काम धाम तो कुछ करती है नहीं, बस बैठे बैठे खीर खाना है। नमित कहने लगा, सोनिया, माँ तो काम करना चाहती है, पर तुम ही उन्हें रसोई घर में घुसने नहीं देती हो। सोनिया बोली, कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगे हो तुम? नमित तो चुपचाप अपने नाश्ते की प्लेट को उठाया और खीर पूरी खाने लगा। दरअसल सोनिया और नमित की लव मैरिज थी और सोनिया को बूढ़े लोग पसंद नहीं थे, इसलिए उसे सास ससुर का झमेला तो घर में चाहिए ही नहीं था। लेकिन नमित सोनिया को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए नमित ने उसे झूठ बोला कि उसकी माँ नहीं है। लेकिन जब वह शादी होकर घर आई तो उसकी सासू माँ आशा जी ने ही उसका स्वागत किया, तो वह तुरंत ही नाराज हो गई और अपने कमरे में घुसते ही सारे कपड़े और सामान इधर उधर फेंकने लगी। आपने मुझसे झूठ बोलकर कोर्ट मैरिज की है कि आपकी माँ नहीं है, पर आपकी माँ तो जिंदा है। ओफो, इतना बड़ा धोखा! मुझे यह सुबह सुबह उठकर चाय देना, दिन भर सास के आगे पीछे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे किसी भी बूढ़े के आगे पीछे घूमना अच्छा नहीं लगता। जिस दिन से सोनिया की शादी नमित से हुई थी, उसी दिन से वह सासू माँ को परेशान किए हुए थी, जबकि आशा जी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। उसकी कामों में कोई टोका टाकी नहीं करती थी। कहीं भी आना जाना हो, वह स्वतंत्र थी, बिल्कुल आजाद थी। पर उसे अपनी सासू माँ एक फूटी आंख भी न सुहाती थी। वह उनके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। नमित ने उससे झूठ बोलकर शादी की थी, लेकिन नमित अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोनिया धीरे धीरे मेरी माँ को अपना लेगी। आज सोनिया का जन्मदिन था, इसीलिए सोनिया ने आज बहुत सी तैयारियां कर ली थी। तरह तरह के पकवान बनाए, खीर, पूरी, समोसा, गुलाब जामुन, कचौरी और न जाने क्या क्या। शाम को एक छोटी सी पार्टी थी, जिसमें सोनिया के कुछ खास रिश्तेदार और सहेलियां आने वाली थी। सोनिया ने थाली उठाई और उसमें रात की बची हुई रोटी सब्जी रखकर अपने पति नमित से बोली, जाकर यह नाश्ता उस बुढ़िया को देकर आओ। नमित को यह देखकर काफी बुरा लगा, पर आज के दिन वह कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप वह माँ के कमरे में थाली लेकर पहुंच गया। माँ तो दरवाजे पर ही खड़ी थी, क्योंकि वह भूख से तड़प रही थी। भूख से छटपटाती हुई आशा जी अपने बेटे के सामने जाकर खड़ी हो गई
और बेटे को थाली लेकर खड़े हुए देखकर वे बहुत खुश हो गई और थाली लेकर कहने लगी, अरे मेरे लिए क्या लाया है? आज तो बहू का जन्मदिन है ना, कुछ स्पेशल ही लाया होगा, है ना? खीर और पकवानों की खुशबू से तो पूरा घर भर गया है और मुझे तो मेवे की खीर खाना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ला दे मुझे। सुनते ही नमित की आंखें भर आई। आशा जी बोली, बैठ यहाँ। पर नहीं माँ, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठूंगा, नमित ने कहा। तो आज के दिन सोनिया फिर गुस्सा करेगी। आज उसका जन्मदिन है तो मैं उसका मूड नहीं खराब कर सकता। यह लो, तुम खाना खा लो। थाली में रात का बासी खाना देखकर तो आशा जी की भूख ही मिट गई। थाली देखते ही उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, बेटा ये क्या खिला रहा है मुझे नमित? नमित बोला, माँ आज सोनिया ने समोसा, खीर और बहुत सारे पकवान बनाए हैं। नमित ने कहा। इतना सुनते ही आशा जी के मुंह में पानी आ गया। उनकी जीभ चटकारे खाने लगी। आखिर हो भी क्यों ना, कई हफ्तों से वे बासी रोटी, सब्जी, कभी बासी रोटी के साथ अचार खाते खाते स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद भी भूल बैठी थी। आशा जी बोली, पर बेटा आज तो बहू का जन्मदिन है ना, तो तू मेरे लिए कुछ तो मीठा ही लेकर आता। तू शायद भूल गया, कुछ मीठा लाया ही नहीं। आखिर ये रोज रोज बासी खाना मैं कैसे खाऊं? नमित बोला, माँ एक मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। उसने देखा कि सोनिया शायद वॉशरूम में है, तो वे जल्दी से एक कटोरी में थोड़ी सी खीर चुपके से उठाकर ला ही रहा था कि सोनिया की नज़र पड़ गई और उसने कहा, ये सब चीज़ें मैंने उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाई हैं। मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनके लिए ही बनाया है ये सब कुछ मैंने। यह मैं उनको ही खिलाऊंगी। नमित कुछ उदास हो गया। आशा जी ने पूछा, अच्छा बेटा, तुमने क्या मेवे की खीर खाई? नमित बोला, हाँ माँ, मैंने तो खीर, गुलाब जामुन, समोसे सब कुछ खाकर आया हूँ। सुनते ही आशा जी की आंखों में चमक आ गई और पूछा, तो कैसा बना था बेटा नमित? नमित ने बताया, माँ बहुत स्वादिष्ट बना था। इतना सुनकर आशा जी वह सब खाने के लिए तड़प उठी। आशा जी बोली, नमित खीर और बचे हैं क्या? नमित ने कहा, मैं देख कर आता हूँ माँ, सोनिया अभी कमरे में गई है। अगर वह सो रही होगी तो मैं चुपके से आपके लिए खीर उठा कर ले आऊँगा। नमित माँ के कमरे से बाहर आता और सब कमरों में बारी बारी देखता है कि सोनिया कहाँ है। वह देखता है कि सोनिया अपने कमरे में बैठकर आराम से अपनी माँ से हंस हंस कर फ़ोन पर बातें कर रही है। फिर वह चुपके से किचन में गया और अपने हाथों में एक कटोरी मेवे की खीर छुपाकर ले आता है और आशा जी को दे देता है। आशा जी मेवे की खीर को देखती हैं तो उनकी आंखें खुशी से चमकने लगती है और वह जल्दी जल्दी सारी खीर खा जाती है। नमित यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होते हुए कहता है, क्या माँ, इतना सारा सारा मुंह में एक साथ भर लिया, आराम से खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। आशा जी कहती हैं कि तू तो बिल्कुल सच ही कह रहा था बेटा, मेवे की खीर तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है, मुझे और खाने का मन कर रहा है। एक काम कर बेटा, अब जा और जाकर एक गुलाब जामुन भी तो ले आ। नमित बोला, अरे नहीं माँ, इस बार गया तो पक्का ही पकड़ा जाऊंगा। फिर बिना मतलब के ही कलह होगा और वो सोनिया की बच्ची मुझे बहुत सुनाएगी। नमित को पता था कि अगर इस बार वह माँ की इच्छा पूरी करेगा और सोनिया ने उसे ऐसा करते देख लिया तो माँ को एक गुलाब जामुन के बदले कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि सोनिया हमेशा यही तो करती आई थी। वह माँ को एक कमरे में बंद कर देती थी और खाना भी नहीं देती थी। नमित उसे बार बार समझाता, पर वह तो उसकी बिल्कुल नहीं सुनती। अब आशा जी को बार बार पकवानों का ख्याल आता तो वह अपनी जीभ से यूं ही चटकारे भरती। नमित बोला, माँ अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो सोनिया मेरा बैंड बजा देगी। हाँ माँ,
अगर रात को कुछ बच जाएगा तो मैं आपके लिए छुपाकर ज़रूर ले आऊँगा, ठीक है? तब तक आप आराम कीजिए। यह कहकर नमित अपने कमरे में चला जाता है तो सोनिया कहती है, हाँ जी, तो खिला दिया उस बुढ़िया को खाना आपने? नमित हिचकते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, खिला दिया, बड़े मज़े से खा लिया उन्होंने। सोनिया बोली, अच्छा, कुछ और मांगा तो नहीं? नमित ने कहा, अरे नहीं, ये खाना खाने की तो उनकी आदत ही है। सोनिया बोली, अच्छा, आपने उन्हें कुछ मीठा तो ज़रूर ही खिलाया होगा, है ना? नमित बोला, नहीं नहीं सोनिया, तुम गलत समझ रही हो। मैंने उन्हें तुम्हारे कहे बिना कुछ कैसे दे दूंगा? भला बताओ, ऐसी कैसी बातें करती हो? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को पार्टी में मिलता हूँ। कहते हुए नमित ऑफिस चला गया और शाम को सोनिया के सारे रिश्तेदार और सहेलियां घर पर आ जाती हैं। घर में खूब हंसी खुशी का माहौल रहता है, पर बेचारी आशा जी एक कमरे में बंद पड़ी थी। क्यों बंद पड़ी थी? किस चीज़ की सज़ा उन्हें मिल रही थी? उन्हें तो यही समझ में नहीं आ रहा था। क्या सास बनना ही उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर था, जो आज वह झेल रही थी और रोई जा रही थी? और दूसरी तरफ सोनिया अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ खूब मज़े से अपना जन्मदिन मना रही थी। किसी ने पूछा तक भी नहीं कि तुम्हारी सास कहाँ है। अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आशा जी के कमरे में पहुंच रही थी और वह उस खुशबू से ही अपनी भूख मिटा रही थी। उस व्यंजनों को याद कर कभी अपनी उंगलियां चाटने लगती तो कभी जीभ से चटखारे लेने लगती। अंततः सोनिया को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देने के बाद सभी मेहमान अपने अपने घर जाने लगे। सभी मेहमानों के जाने के बाद इधर तो नमित अपना गिफ्ट खोलकर सोनिया को दिखा रहा था, तो उधर आशा जी अच्छे अच्छे व्यंजनों को खाने की चाहत लिए नमित का इंतजार कर रही थी। नमित ने सोनिया से कहा, यह देखो सोनिया, मैं 2 साड़ियाँ लाया हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। सोनिया माँ का नाम सुनते ही बोली, अरे माँ, माँ तो सिंपल धोती ही पहनती हैं, उनके लिए ये सिल्क की साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? कितना पैसा बर्बाद कर दिया ना तुमने। मुझसे ज़्यादा महंगी साड़ी तो तुम अपनी माँ के लिए लाए हो। मेरी साड़ी सस्ती है और माँ के लिए महंगी साड़ी लाए हो। क्या जरूरत थी आखिर उनके ऊपर इतने रुपए बर्बाद करने के लिए? उनके पास तो पहले ही काफ़ी साड़ियाँ हैं और वैसे भी उनको जाना ही कहाँ होता है। उनकी सारी चीज़ें तो बक्से में बंद ही रहती है। नमित को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, सोनिया, अब बस बस भी करो। यह मत भूलो कि वो मेरी माँ है और माँ का ही दिया हमारे पास सब कुछ है, और तुम्हें उनको एक साड़ी देने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? सोनिया गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, अरे कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनके भविष्य के लिए हमें भी तो कुछ बचाना है या नहीं? अभी से नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? तुम तो हमेशा मुझे गलत ही ठहराते रहते हो। उनको कहाँ जाना है? सारी की सारी साड़ियाँ रखे रखे खराब हो जाती है। नमित गुस्से में बोला, अरे मैं देख रहा हूँ कि तुम हमेशा मेरी माँ को लेकर परेशान रहती हो। आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या है मेरी माँ से? अगर देखा जाए तो वे भी तुम्हारी माँ जैसी हैं सोनिया। सोनिया ने कहा, हाँ हाँ, वो मेरी माँ जैसी हैं, पर मेरी माँ नहीं, समझे? मैं उन्हें अपनी माँ नहीं मानती। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे नफरत है बूढ़े लोगों से, खासकर ये सास नामक प्राणी से, पर तुमने मुझसे झूठ बोला। नमित बोला, आखिर माँ तुम्हारा क्या करती हैं? चुपचाप पड़ी ही तो रहती हैं बेचारी, फिर भी तुम उन्हें तंग करती रहती हो। हमेशा मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा क्यों सोचती रहती हो? देखते ही देखते दोनों में वही हुआ जिसको नमित सुबह से बचा रहा था। दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब सोनिया भी चीख चीख कर कहती है, मैंने भी फैसला कर लिया है, या तो तुम अपनी माँ के साथ रहोगे या फिर मेरे साथ। आज तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा।
नमित भी भड़क कर कहता है, अगर माँ और बीवी में से मुझे किसी एक को चुनना है तो मैं अपनी माँ को चुनता हूँ। दरवाज़ा खुला है, अब तुम जा सकती हो। सोनिया बोली, नमित, क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। मेरी माँ ने मुझे 9 महीने कोख में पाला पोसा, दर्द सहा, मुझे इस काबिल बनाया है, और तुम चाहती हो कि मैं उन्हें छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? उससे अच्छा है कि मैं तुम्हें ही छोड़ दूं। सोनिया गुस्से से बोली, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे लेने मत आना। सोनिया अपने मायके फ़ोन करती है, माँ, गाड़ी भेज दो, मैं अभी के अभी घर आ रही हूँ। अब मेरा इस घर में कोई नहीं है। वह अपना सामान पैक करते हुए बड़बड़ा रही थी, मेरी इस घर में क्या आवश्यकता है? सोनिया अपना सामान पैक करके सूटकेस लिए घर के बाहर निकल जाती है तो नमित कुछ नहीं बोलता और दरवाज़ा बंद कर देता है। जब यह खबर आशा जी को पता चली कि उनकी बहू इस घर को छोड़कर अपने मायके चली गई है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। बार बार नमित से आग्रह करती कि बहू को ले आओ, पर नमित कहाँ सुनने वाला था। आज सोनिया को गए हुए पूरा 1 सप्ताह बीत चुका था और उन 7 दिनों में उन्होंने अन्न का एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला। इसका दोषी वे अपने आप को ही मानती हैं, अपने आप को कोसती हैं कि मेरे ही कारण मेरी बहू घर छोड़कर चली गई। एक सास जिसे बहू ने तिल तिल तड़पाया, खाना भी ढंग से नहीं दिया, आज उसी सास को अपनी बहू के जाने का कितना गम है, कितनी दुखी है वो। और इधर नमित की भी हालत ठीक नहीं है, उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नमित ने कई बार सोनिया का फ़ोन ट्राई किया, पर सोनिया ने गुस्से में उसका फ़ोन नहीं उठाया। नमित सोचने लगा कि शादी के फेरों के समय जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसे एक पल में उसने तोड़ दिया। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसका ध्यान फ़ोन की तरफ जाते ही उसने झट से फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, नमित, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सुनो, मैंने फ़ोन यह बताने के लिए किया है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप पिता बनने वाले हैं। क्या सच कह रही हो सोनिया? मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ, नमित फ़ोन पर बोला। सोनिया ने आने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वापस नहीं आऊँगी। नमित गिड़गिड़ाने लगा और बोला, अरे सोनिया, अब जिद छोड़ो, अपना गुस्सा थूक दो। अरे मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। अब मैं तुम्हें कभी नहीं कुछ कहूँगा। घर वापस आ जाओ प्लीज़। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। यहाँ सब कुछ वैसे का वैसा ही है। सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। अब सोनिया दृढ़ स्वर में बोली, नहीं नमित, अब बहुत देर हो गई है। और वैसे भी जब तक तुम्हारी माँ उस घर में रहेंगी, तब तक तो मैं बिल्कुल भी उस घर में कदम नहीं रखने वाली। अब तुम्हें फैसला करना होगा। नमित बोला, सोनिया, मेरा फैसला अभी भी वही है। यह कहते कहते नमित की आवाज़ भारी हो गई, गला रुंध गया और उसके मुंह से कुछ और शब्द नहीं निकल पाए। अब तो नमित को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह तो बीच मझधार में फंस गया था। वह न तो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था और न ही अपनी माँ को अपने से दूर करना चाहता था। उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अब वह क्या करे, क्या फैसला ले? अपनी माँ की तो वह बहुत इज्जत करता था, पर वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसकी हंसती खेलती जिंदगी नरक के समान हो गई थी। नमित अचानक से उठा और माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि उसकी माँ ने दरवाजे की आड़ में रहकर सब कुछ सुन लिया था। आशा जी उसे देखकर चौंक गई और बोली, बेटा, तू बाप बनने वाला है और मैं दादी? पर मैं दादी कितनी अभागन हूँ रे, कि मैं अपने पोता या पोती को अपनी गोद में नहीं खिला सकती, उसे प्यार नहीं कर सकती। बहू की जिद यही है ना कि मैं यहाँ न रहूं, तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर तू बहू को जाकर ले आ बेटा। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी।
आशा जी नमित की बात को सुनकर बहुत देर तक खामोश रहीं और फिर मन ही मन अंत में एक फैसला लिया कि वह वृद्धाश्रम चली जाएंगी, पर बेटे बहू की जिंदगी को नरक जैसी नहीं होने देंगी। वे उन दोनों के बीच में नहीं आएंगी। वे नमित और सोनिया का घर बर्बाद नहीं होने देंगी। भला मैं उन दोनों का घर टूटते हुए कैसे देख सकती हूँ? उन्होंने नमित से बहुत सोच विचार के बाद कहा, बेटा तू मेरी चिंता मत कर, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे बेटा। नमित बोला, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप पागल हो गई हो? आप अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाओगी? क्या आप अनाथ हो जो इस घर की मालकिन हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप अब दोबारा ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालिएगा। मालकिन होने के बावजूद आपको वृद्धाश्रम में मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अच्छा होता जो मैं तुम्हारी बात पहले ही मान लेता माँ। तुम्हारे खिलाफ जाकर मैंने उस सोनिया से शादी न करता तो यह दिन तुम्हें नहीं देखना पड़ता। आशा जी बोली, तो आखिर मैं क्या करूं बेटा? वह तुम्हारी धर्म पत्नी है ना, उसके खिलाफ ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। नमित बोला, माँ मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। आशा जी बोली, ठीक है, पर ऑफिस से आने के बाद बहू घर में होनी चाहिए, समझे? मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती, तुझे मेरी कसम। अब आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अरे तो वो माँ बनने वाली है, इस घर को वारिस देने वाली है, तू समझता क्यों नहीं? अरे नमित नमित चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब वह घर आया तो उसकी माँ उसे कमरे में नहीं मिला तो एक पत्र जिसमें लिखा था, बेटा मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। नमित यह पढ़कर हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। माँ को कहाँ ढूंढे? माँ को ढूंढे कि अपनी पत्नी को लेने जाए? माँ ने उसे अपनी कसम भी तो दी थी। वह अपनी पत्नी को लेने उसके घर चला गया और अब सोनिया घर आई तो वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी सास अब घर छोड़कर जा चुकी थी। अब वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। धीरे धीरे नमित और सोनिया की जिंदगी सामान्य होने लगी और वे दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे। इधर आशा जी वृद्धा आश्रम में अपने बेटे को रह रहकर बहुत याद करती थी, रोती थी कि मेरा बेटा परेशान हो रहा होगा। मैंने उसे बताया भी नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस हालत में हूँ, और उसे पता लगाने की भी तो कितनी कोशिश की होगी ना, पर वह मुझे ढूंढ नहीं पाया होगा। आशा जी किसी से बात नहीं करती थी। वृद्धा आश्रम में उनके उम्र के साथी उनसे बोलने की, उनका हाल चाल लेने की कोशिश करते, तब भी वे कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप पड़ी रहती। वह खिड़की से बाहर एक टक ताकती रहती कि शायद मेरा बेटा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाए। उधर सोनिया अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश थी। वह रोज उसके लिए नए नए कपड़े खरीदती, शॉपिंग करती। वह खूब मज़े से अपना जीवन गुजार रही थी। पर इस खुशी के पीछे एक गहरी चुभन नमित के दिल में हर दिन बढ़ रही थी। अपनी माँ की याद उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। आशा जी ने जो त्याग किया था वह नमित के लिए एक बोझ बन चुका था। वह हर पल यह सोचता कि वह अपनी माँ को इस तरह कैसे जाने दे सकता है। समय बीतता गया। सोनिया और नमित के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। बेटी के आने से घर में रौनक तो आ गई, लेकिन नमित के मन में माँ की कमी हर दिन उसे परेशान करती रही। वह अपनी बेटी को गोद में उठाते हुए अक्सर सोचता कि क्या मेरी बेटी भी मुझे ऐसे ही छोड़ देगी जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। एक दिन जब सोनिया काम में व्यस्त थी, नमित ने अपने पुराने कागजात और माँ का लिखा पत्र निकाला। वह घंटों उस पत्र को पढ़कर रोता रहा। उसने ठान लिया था कि अब वह अपनी माँ को ढूंढ कर वापस लाएगा। नमित ने शहर भर में वृद्धाश्रम छान मारे। कई दिन और रातें बिताने के बाद वह आखिर उस वृद्धाश्रम तक जा पहुंचा जहां उसकी माँ रह रही थी। उसने देखा कि आशा जी एक छोटे से कमरे में बैठी अपनी पुरानी साड़ी को तह कर रही थी।
उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन चेहरे पर माँ की ममता का सुकून झलक रहा था। माँ! नमित चिल्लाया और उनके पैरों में गिर पड़ा। आशा जी ने उसे देखा और आंसुओं से उनकी आंखें भर आई। तू यहाँ क्यों आया है रे बेटा? मैंने कहा था ना कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आशा जी बोली। माँ, मैं आपको वापस लेने आया हूँ। मैं आपकी माफ़ी के लायक नहीं, पर मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। मेरी जिंदगी अधूरी है आपके बिना। आशा जी ने धीरे से कहा, बेटा, मैं यहाँ खुश हूँ। मैंने तुम्हारी और सोनिया की खुशी के लिए यह फैसला लिया था। अब तुम पिता बन चुके हो। अपनी बेटी को अपना पूरा समय दो। नमित ने अपनी माँ की बातें अनसुनी करते हुए उन्हें अपने साथ घर वापस लाने की जिद की। आशा जी ने कई बार मना किया, लेकिन नमित की आंखों में अपनी माँ के लिए गहरा प्यार देखकर वह मान गई। जब आशा जी घर पहुंची तो सोनिया ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया, लेकिन इस बार नमित ने चुप्पी साधने के बजाय सख्ती से कहा, सोनिया, यह घर मेरी माँ का है और अब वह यहीं रहेंगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम अपना सामान बांधकर अपने मायके जा सकती हो। सोनिया ने पहली बार नमित को इतने गुस्से में देखा। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। परंतु वह अपनी सास आशा जी के साथ पहले जैसा ही व्यवहार रखती, जिसे देखकर नमित को बहुत बुरा लगता था, परंतु वह कुछ कह नहीं पा रहा था। एक दिन अचानक नमित की बेटी श्रुति, जो अभी मात्र 1.5 साल की ही थी, वह घर में या पड़ोस में कहीं मिल नहीं रही थी, जिसके कारण उसकी माँ सोनिया और दादी आशा जी दोनों ही काफी परेशान थे। उसकी माँ सोनिया का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आसपास हर जगह श्रुति को ढूंढा गया, पर उसका पता नहीं चला। सोनिया बोली, नमित जी, कुछ करो, कहीं से भी मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। नमित बोला, अरे सोनिया, वो केवल तुम्हारी ही बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। मुझे भी उसकी चिंता है, पर मैं क्या करूं? 24 घंटे से पहले तो पुलिस भी रिपोर्ट नहीं लिखेगी। श्रुति के लिए सोनिया ने खाना पीना तक छोड़ दिया। रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। अब वह बिस्तर पर लेटे लेटे रोने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। नमित भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर ही गया हुआ था। रात के लगभग 12:30 बजे होंगे। नमित घर लौटा तो अभी भी वह सोनिया के खस्ता और बेहाल अवस्था को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। सोनिया के ऊपर नमित को बहुत दया आई। सोनिया नमित को देखते ही फिर से रोने लगी, क्योंकि अभी तक उसकी बेटी श्रुति का कोई अता पता था ही नहीं। अगले दिन सुबह के 8 बज चुके थे जब नमित ने सोनिया को बताया कि वह पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए जा रहा है। सोनिया बोली, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नमित कहने लगा, नहीं सोनिया, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम वहां जा सको। मैं होकर आता हूँ, कहकर नमित बाहर निकल गया। यही कोई लगभग 2 घंटे बाद वह श्रुति को लेकर वापस आया तो सोनिया उसे देखते ही उसे अपने सीने से लगाकर बेतहासा चूमती जा रही थी। उसकी दादी, आशा जी और नमित यह नज़ारा देख रहे थे, जिससे उनके भी नेत्र सजल हो उठे। थोड़ा शांत होने पर सोनिया ने पूछा, नमित, तुम्हें श्रुति कहाँ से मिली? तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो नमित बहुत गंभीर होकर बोला, सोनिया, तुम्हारी बेटी केवल एक दिन तुमसे अलग रही तो तुम्हारा यह हाल हो गया, जबकि श्रुति और तुम्हारा केवल 1.5 साल का साथ है। अरे, उस माँ के बारे में कभी सोचा है जिसके 30 साल के बेटे से उसकी माँ को पूरे 2 साल तुम्हारी वजह से अलग रहना पड़ा? और जब मैं अपनी माँ को ढूंढ कर ले आया तो भी तुम उनके साथ इस तरह का व्यवहार रखती हो। क्या मुझे कष्ट नहीं होता? मेरी माँ को दुख नहीं होता? बताओ, बताओ सोनिया। इसीलिए मैंने जानबूझकर श्रुति को अपने दोस्त के घर रखा था। कल भी मैं पूरे दिन वहीं था, इसीलिए कि मैं
तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास करवा सकूं। आशा करता हूं कि एक माँ का दर्द क्या होता है ये तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इतने सुनते ही आशा जी ने नमित के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहने लगी, अरे नालायक, क्या यही सीख दी है मैंने तुम्हें? एक माँ और बेटी को जुदा करने का अपराध भला तू कैसे कर सकता है? नमित ने अपनी माँ और सोनिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा, माँ, इसके अलावा इसे सबक सिखाने का और कोई चारा नहीं था। अब सोनिया को भी एहसास हुआ कि आशा जी के त्याग ने ही उनके रिश्ते को बचाया है। अपनी बेटी को देखकर उसे समझ में आया कि एक माँ का प्यार क्या होता है। धीरे धीरे उसने आशा जी से बातचीत शुरू की और उनकी देखभाल करने लगी। एक दिन सोनिया ने आशा जी के लिए खुद गुलाब जामुन बनाए और उनके पास जाकर कहा, माँ, मैंने आपके लिए ये बनाया है, आप खाकर बताइए ना कि कैसा बना है। अब आशा जी की आंखें भर आई। उन्होंने सोनिया को गले लगा लिया। यह सब देखकर नमित की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब वह घर सच में एक परिवार बन चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, अपने माता पिता की ममता और बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आशा जी ने सही फैसला लिया? क्या सुमित का सोचना सही था? उसने जो कड़ा कदम उठाया वह कहाँ तक न्याय संगत है? अपनी राय कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।